क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। मैं आप सब के लिए आज एक नया जानकारी लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोग का तो एग्जाम अब हो गया खत्म, यानी कि कल है इंग्लिश का। लेकिन यह चैनल जो है ये सदा चलते रहेगा और ऐसे ही बच्चों को तैयारी करवाते रहेगा। तो जितने भी हमारे 9th क्लास वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई लोग हैं, मैं आप सब के लिए अब यूट्यूब पर नया चैप्टर बाय चैप्टर में क्लास लेके आने वाला हूं। और आज मैं पहला क्लास मैथ्स का लेकर के आया हूं 9th में से जो 10th में जाने वाले हैं, जिनका एग्जाम 2027 में होने वाला है। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 2027 में होगा उनके लिए अभी से ही मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवाऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। इतना आसान, इससे आसान आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूं। तो जितने भी 10वीं के बच्चे जो इस बार हमारा वीडियो देखे हैं, जो एग्जाम दिए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो 9th में बच्चे हो, पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, उन तक मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भैया एक सर जी हैं, यूट्यूब पर हैं, हर एक क्वेश्चन उनका गेस होता है, हर एक क्वेश्चन उनका टच करता है एग्जाम में, और अभी वो तैयारी करवा रहे हैं निःशुल्क रूप से, गणित का, विज्ञान का तैयारी करवाएंगे इस बार यूट्यूब पर। तो आप ही लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक छात्रों तक हमारे वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन तक जो है जानकारी पहुंच जाए और फ्री में वो लोग घर बैठे अपना पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो यह वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमें कहीं से भी देख रहे हैं, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि शेयर दबा के करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाएगी। तो अब हम लोग का जो सबसे पहला आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक है हम लोग का त्रिकोणमिति। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का संपूर्ण परिचय। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति, इसका नाम क्या है बाबू रे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम से तो यही पता चल रहा है कि तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, तीन कोणों की माप, ये नाम से पता चल रहा है। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये कैसे बना, क्यों बना, इसकी जरूरत कैसे हुई, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बस आप लोग से गुजारिश यही है कि आप नए विद्यार्थी की जानकारी आप लोग पहुंचा दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब रही बात कि त्रिकोणमिति में हम लोग को ये समझना है, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो हमने अभी फिगर बनाया, ये इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं, इसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है बाबू? समकोण त्रिभुज। सबसे पहली बात आपको ये जान लेना है कि जिस त्रिभुज का एक कोण ऐसे कुर्सी की तरह बना रहे, यानी 90 डिग्री हो बाबू, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। और यह त्रिकोणमिति जो कंसेप्ट है, यह सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है। किसके लिए बना है बाबू रे? समकोण त्रिभुज के लिए यह बना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए इसमें ये कोण जो है, ये है आपको 90 डिग्री। यहां पर एक कोण यहां बनता है और एक कोण यहां बनता है। तो आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के कंसेप्ट में कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग, त्रिभुज के तीन कोणों का योग, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के तीन कोणों का योग जो होता है बाबू, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जिसमें से आपको इसका एक कोण जो है, एक कोण, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री। एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी ये जो कोण होता है ये कितना होता है बाबू? 90 डिग्री। इसका मतलब एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इसका ये जो दूसरा कोण हो गया, ये तीसरा जो कोण हो गया, पहला कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण और तीसरा कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये दोनों जो है 90, अगर तीनों को मिला के होता है 180, तीनों को मिलाकर होता है बाबू 180। उसमें से एक कोण अगर 90 है तो इसके अलावे जो दो कोण होगा वो 180 में से 90 घटा देंगे, यानी ये दोनों मिला के कितना होगा? 90। यानी कोण 2 और कोण 3 दोनों को मिला देंगे
तो ये भी कितना होना चाहिए 90। तो 90 90 कितना हो गया 180। इससे ये पता चलता है हम लोग को जो 2 कोण और 3 कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है बाबू रे? 90 डिग्री से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यही जानना है, पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेने के बाद हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले इस त्रिभुज के बारे में पहला नॉलेज लेना है आपको कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। 3 कोणों का योग कितना होता है बाबू रे? 180 डिग्री। अगर उसमें से एक कोण 90 रहता है तो 180 में से 90 चला गया तो कितना बचा? 90। यानी ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी इस दोनों कोणों का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर में होगा। यानी कोण 2 और कोण 3 90 डिग्री के बराबर में होगा। दोनों को जोड़ देंगे तब, 2 को और 3 को, और ये सिंगल 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग को दूसरी तरफ चलना है कि सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि त्रिकोणमिति जो बना था, त्रिकोणमिति जो बना था वो क्यों बना था? त्रिकोणमिति का रीजन क्या था? इसका ये क्यों ऐसा त्रिकोणमिति क्यों बनाया गया था? मान लीजिए एक बार आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, है ना, आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, एक पेड़ है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े हैं और आपको अब यहीं से पता लगाना होगा कि इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई कितना है। तो इन घटनाओं के लिए कि जब कभी किसी पेड़ के पास आप खड़े हो, मान लीजिए किसी घर पे आप घर के पास हैं, है ना, किसी घर के पास हैं आप, किसी घर के पास आप हैं और यहां से आपको पता लगाना हो कि इसका ऊंचाई कितना है। तो इन सब चीजों के लिए दैनिक जीवन में मान लीजिए कोई पुला है, कोई पुला है ना, या कोई गेट है, ऐसे आप इस गेट के पास इधर खड़े हैं, आपको पता करना हो कि इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है। तो ये सब जो घटनाएं थी कि हम कहीं से भी किसी भी चीज का ऊंचाई ज्ञात कर सके, या हमें यह पता चल सके कि आखिर ये जमीन से कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये भवन, ये गेट, ये कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जमीन से, ये पेड़, ये घर कितना डिग्री कोण पर है जमीन से। इन सब चीजों को निकालने के लिए, यानी कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए, जमीन के किसी स्थान से, किसी बिंदु से दूरी निकालने के लिए, किसी बिंदु से, यानी कि ये आदमी यहां खड़ा है, यहां से कितना दूर है बिंदु से, दूरी निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, इन सब चीज के लिए क्या बनाया गया? तो त्रिकोणमिति बनाया गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आखिर जो है किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो वहां पर थीटा तो नहीं रहता है, मतलब लिखा तो नहीं रहता है, उसको तो मापना तो पड़ता है। तो इसके बाद क्या हुआ? ये सारी बातें हो गई चूंकि इन सब चीजों के लिए त्रिकोणमिति बना। अब इसके बाद क्या हुआ बताते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपने देखा है, एक समकोण त्रिभुज में आपने देखा, एक समकोण त्रिभुज में आपने देखा कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा है। कितना भुजा है? 3 भुजा है, ठीक है। और इसमें एक कोण आपको मालूम रहता है, एक कोण आपको मालूम रहता है, एक कोण आपको, 3 भुजा हो गया और एक कोण हो गया, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया कि इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। तो आप ये बता सकते हैं कि ये कोण कितना होगा? तो आपको मालूम है ये दोनों कोण जो होगा, कोण 2 और कोण 3, यानी 2 और 3 मिला करके भी 90 होगा। अब जब तक इसमें से हमको 2 नहीं दिया रहेगा, जब तक हम लोग को ये 2 नहीं मालूम रहेगा, तब तक हम लोग 3 भी नहीं निकाल पाएंगे।
अगर 3 नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 2 कोण भी नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रॉपर रूप से हम लोग इसमें देखा गया कि इसमें हम लोग को 3 भुजा दिया है, तो इसमें टोटल 3 भुजा और एक कोण की जरूरत है। टोटल 4 चीजों की जरूरत हम लोग को पड़ी। किसके लिए? तो त्रिकोणमिति के लिए, जिसमें कि पहला कोण दिया था तो एक कोण की जरूरत पड़ी, और ये तीनों जो था, इसका ऊंचाई, इसका जो है दूरी, इसका तिरछी ऊंचाई, ये 3 चीज और एक कोण, इस दोनों में से हमको जरूरी था पता करना। तो इसके लिए क्या हुआ कि 4 चीजों की जरूरत पड़ी। तो हमारे देश में एक महान गणितज्ञ थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था बाबू? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उनका नाम था। आर्यभट्ट उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, बहुत काम किया। उससे पहले अब हम चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम आपको पहले कुछ और नॉलेज आपको हम देते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है बाबू, इसमें आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज में कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण इसका कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसका कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें से 4 चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 कोण होते हैं इसमें और 3 भुजा होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 3 कोण और 3 भुजा। तो आखिर इसको मापे कैसे? इसके लिए आर्यभट्ट जी ने क्या किया? तो एक ऐसी चीजें खोजी जिसमें आपस में उनके बीच संबंध हो, और उस संबंध से हम चाहें तो उसका मान निकाल सकें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? पिता, माता, एक परिवार की तरह उन्होंने सोचा, पिता, माता और बालक। ठीक है, क्या सोचा? पिता, माता और बालक, ये बातें सोची। पिता का बालक से संबंध है, बालक का पिता से संबंध है, बालक का माता से संबंध है, माता का बालक से संबंध है। ये इनके पति हैं, ये इनकी पत्नी है। तो यानी 2, 2, 4 और 2, 6। यानी उन्होंने एक इस तरह से बातें सोची जिसमें इनके बीच जो है 6 संबंध बन गया। कितना बन गया? 6 संबंध बना। ठीक है, कितना संबंध बना? 6 संबंध बना। अब उसके बाद फिर इससे आगे, इसके बाद क्या हुआ? तो ये 6 संबंध जो बना, इसका एक नामकरण रखा गया। जैसे माता, पिता, बालक को गणितीय रूप में एक नामकरण रखा गया। इस नामकरण में क्या रखा गया मैं आपको बताता हूं। नामकरण में उन्होंने क्या किया? तो 6 जो एक समकोण त्रिभुज में जो 6 चीजें होती हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले एक का नाम रखा ज्या, जिसका नाम पड़ा साइन थीटा। एक का नाम था कोजिया। क्या नाम था बाबू? कोजिया। कोजिया जो पड़ा, इसको कहा गया कोसाइन थीटा। तीसरा नाम जो पड़ा वो पड़ा स्पर्श जिया। इसका नाम पड़ा टेंगेट। उसके बाद जो नाम पड़ा वो आपको जो है कोटि स्पर्जिया। क्या पड़ा? कोटि स्पर्जिया। कोटि स्पर्जिया पड़ा। कोटेंगेट। देखिए कैसे कैसे इसका नामकरण पड़ा। उसके बाद नाम पड़ा व्यूकोजिया। क्या नाम पड़ा? व्यूकोजिया। इसका नाम पहले अर्जिया रखा गया था, अर्थ को हटा गया, फिर जया आ गया, फिर जया के बाद जया, कोजिया, स्पर्जिया, कोटि स्पर्जिया, व्यूकोजिया। अभी आपको मैं त्रिकोणमिति के इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सर जी आप क्या सिखा रहे हैं। अभी आपको सिर्फ मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। मैं आपको एकदम बेहतर ढंग से सिखा दूंगा, हर एक चीज, हर एक बात मैं आपको सिखा दूंगा, इसलिए आपको भी घबराना नहीं है। पहले आप अच्छे से वीडियो को देखिए, कुछ नॉलेज ग्रहण करिए,
फिर चैप्टर में तो हम लोग चलेंगे ही, हर एक चीज बता देंगे हम आपको। तो प्लीज आप लोग पूरा ध्यान से थोड़ा देखिए इसको। व्यूकोजिया, व्यूकोजिया मतलब इसका जो हो गया साइन, कोसाइन, टेंगेट, कोटेंगेट, व्यूकोजिया माने सेकेंड, ऐसे इसका नामकरण पड़ा, मैं आपको वो बता रहा हूं। और व्यूजिया, तो आपने देखा था कि माता पिता और बालक के बीच भी 6 संबंध बन रहा था। ऐसे ही इस तीन कोण के बीच, 6 संबंध बनाया गया। 1 2 3 4 5 और 6। छठा का नाम था व्यूजिया, जिसका नाम था कोसेकेंड, यानी ये 6 बनाया गया। आर्यभट्ट जी ने बना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, तो इसको क्या किया गया, थोड़ा सा छोटा किया गया और छोटा करके इसका नामकरण छोटा करके कर दिया गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, इसका नाम पड़ गया कोसेक थीटा। अब आपको याद रखना है, ये जो कोण है यहां पे रहता है थीटा। अब ये थीटा एक ग्रीक का शब्द है, थीटा ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, कोणों की माप। क्या होता है बाबू रे, कोणों की माप। तो ये टोटल जो थे 6 संबंध को, पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पुत्र बालक, बालक पुत्र, तो इसी तरीके से संबंध बनाया गया। साइन का कोसेक से, कोस का सेक से और टेन का कॉट से, यानी 2 2 4 2 6 संबंध जो है इनके बीच एक परिवार की तरह बन गया। ठीक है, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट, यानी साइन थीटा का मतलब मान लीजिए पिता पुत्र, पुत्र पिता, ऐसे ऐसे करके आपको 6 संबंध बनाए गए थे। ठीक है, तो ये सबसे मूल चीज है त्रिकोणमिति का कि आखिर ये कैसे बना था। 6 चीजें, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके इतिहास के बारे में आपको बताएं। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले फिर से हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, और इस समकोण त्रिभुज में आपको एक बात याद रखनी है कि इसका एक कोण जो होता है ये वाला, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके ठीक सामने आपको देखना है, इसके ठीक सामने, तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होती है, इस भुजा को कहा गया कर्ण, यानी हाइपोटेनस। क्या कहा गया, हाइपोटेनस। और मान लीजिए यहां पर यह एक कोण है जिसका नाम हमने दे दिया थीटा। तो अगर इस कोण की चर्चा होगी तो थीटा के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा कहलाता था। क्या कहलाता था बाबू रे, सम्मुख भुजा। और थीटा जिस जगह पे रहती थी उसको कहते थे आसन भुजा। क्या कहते थे बाबू रे, आसन भुजा। तो इसी सम्मुख भुजा का नाम बाद में रखा गया लंब, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बाबू रे, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और ये आसन भुजा का नाम रखा गया आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बाबू रे, बेस कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के ठीक जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाला जो कोण होता है, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, ये सामने वाला जो भुजा ये वाला है, इस भुजा को क्या कहा गया, ये सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कहा गया। और इस सम्मुख भुजा का नाम बाद में क्या दे दिया गया, लंब। क्या दे दिया गया, लंब। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक जो सामने देख रहे हैं आप, इसका नाम रख दिया गया कर्ण। क्या रख दिया गया, कर्ण। और जिस पर बैठा हुआ है हमारा थीटा, उसका नाम रखा गया आसन भुजा, उसको कहा गया आधार। तो एक समकोण त्रिभुज में नॉर्मल रूप से आपसे पूछा जाए तो आपको इतना याद रखना है कि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है बाबू रे, कर्ण होता है। क्या होता है,
कर्ण होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है और थीटा के ठीक सामने, थीटा यानी कोण के ठीक सामने को कहते हैं लंब, और थीटा जिस कोण पर, जिस पर बैठा होता है उसको कहते हैं आसन भुजा यानी आधार। तो समान रूप से एक कोई भी फोटो होगा उसमें आप कह सकते हैं कि ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। लेकिन कंडीशन 2 हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, कंडीशन 2 हो गया। चलिए ये कंडीशन ये हुआ, यहां पे एक कंडीशन यहां पे है कि इसका नाम आप रख दीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये तो आपको मालूम है 90 डिग्री होगा। अब यहां ये है और यहां ये है। तो अगर मैं आपको थीटा ना बोलकर कोण ए की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं? कोण ए की। तो आपको मैंने अभी सिखाया है कि थीटा का ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा। यानी ए का ठीक सामने वाला जो भुजा होगा ये वाला, इसको क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। लेकिन अगर यहां पे कोण सी की बात आ जाए, तो कोण सी यानी इसकी बात अगर आ जाए तो इसके ठीक सामने जो भुजा है इसको क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। पहले आप ऐसे समझ लेना है, आपको ऐसे आपको पहले समझ लेना है बात को कि अगर ए की बात होगी तो ए के ठीक सामने वाला बन जाएगा सम्मुख भुजा। अगर सी की बात होगी तो सी के ठीक सामने वाला क्या बन जाएगा? सम्मुख भुजा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? और आपको मैंने अभी बताया कि सम्मुख भुजा को ही क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? लंब कहते हैं। तो अगर मैं आपको थीटा ना दे करके अगर आपको ए और सी के बारे में पूछेगा तो आपका सबसे पहला नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि ए के ठीक नीचा, ए के ठीक सामने, ए के ठीक सामने देखना है आपको। ए के ठीक सामने जो होता है वो सम्मुख भुजा यानी ए का ये लंब हो गया। क्या हो गया बाबू रे? लंब। और सी के ठीक सामने, सी के ठीक सामने जो है ये इसको क्या कहते हैं? लंब। कहोगे सर जी इसमें दो दो लंब है? जी, इस कोण के लिए ये लंब है और इस कोण के लिए ये लंब है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और 90 डिग्री के ठीक जो सामने जो भुजा होती है इसको हमेशा क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया है, इसको क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। यानी ये हो गया इसका कर्ण, ये इसका क्या हो गया? कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपको याद रखना है। 90 डिग्री जहां भी है उसका ठीक सामने वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे। ठीक है। और ए की बात होगी तो ए के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा लंब होगा। सी की बात होगी तो सी के ठीक सामने वाला सम्मुख भुजा होगा। यानी ए का लंब नीचे इधर सामने में और सी का लंब इधर। और अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताता हूं, इससे अलग मैं आपको दूसरे पेज में बताता हूं अब कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है। अब आप देखो ये मैंने दो बनाया तस्वीर, इसमें मैं ए लिखता हूं, बी लिखता हूं और सी लिखता हूं। यहां भी मैं ए लिखता हूं, बी लिखता हूं और सी लिखता हूं। मैं यहां पे कोण ए की चर्चा करूंगा और मैं इधर सी की चर्चा करूंगा। ठीक है, अब आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अगर कोण ए की चर्चा करूंगा बाबू, मैं अगर कोण ए के लिए कोण, इधर मैं कोण ए की चर्चा करूंगा, इधर मैं कोण सी की चर्चा करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोण ए के लिए पूछूं, कोण ए के लिए पूछूंगा तो आपको सबसे पहले याद रखना है ठीक इसका सामने वाला भुजा, ये हो जाएगा इसका सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा यानी सामने वाला भुजा क्या होता है? सम्मुख भुजा। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया बाबू रे? लंब हो गया। क्लियर हो गया? पहली बातें क्लियर हो गई। और अगर कोण सी की बातें होंगी, अगर कोण सी की बातें होंगी तो सी के ठीक सामने वाला भुजा, सी के ठीक सामने वाली भुजा, याद रखिएगा, सी के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? तो लंब हो गया। अब आप देखो फोटो दोनों सेम है, ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, इसका भी बी कोण 90 डिग्री है, इसका भी बी कोण 90 डिग्री है। लेकिन थोड़ा सा यहां पे चेंज क्या हुआ देखिए, अगर कोण ए की चर्चा हुई
कोण ए की चर्चा होगी तो ए हमेशा उसका सामने वाला लंब होगा। अगर कोण सी की चर्चा होगी तो ठीक सी का सामने वाला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ए की चर्चा होगी तो ए के ठीक सामने लंब, अगर सी की चर्चा होगी तो सी के ठीक सामने लंब। यानी लंब पहले पहचान लेना है। कर्ण आपने पहचान लिया, हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाला भाग होता है इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भाग क्या होगा? हमेशा होगा कर्ण। ये कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। कर्ण जो है वो चेंज नहीं होगा, कर्ण जो है वो चेंज नहीं होगा। कर्ण दोनों में सेम रहेगा फिगर में, लेकिन कोण ए का लंब अलग होगा और कोण सी का लंब अलग होगा। मैं आपको तभी से यही बातें समझा रहा। अब देखिए, ये जिस पर बैठा है इसको कहते हैं आसन भुजा। क्या कहते हैं? आसन भुजा। ये जिस पर बैठा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? आसन भुजा। तो ए का ये आसन भुजा इसका क्या हो गया? आधार हो गया, बेस। और सी जिस पर बैठा है, सी जिस पर बैठा है उसको भी क्या कहते हैं? आसन भुजा। आसन भुजा। और इसको भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। तो ये दो फिगर में आपने पहले समझ लिया कि अगर आपको कोई पूछ दे कि लंब कहां होता है तो सर जी ठीक सामने जो सामने वाला भुजा होता है लंब। पूछे कर्ण कहां होता है तो सर जी 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है कर्ण। दो सामने वाला हो गया भाई, दो सामने वाला हुआ ना। एक सामने वाला को कहते हैं लंब और एक सामने वाले को कहते हैं कर्ण। इस फिगर में भी दो हुआ, इसमें भी दो है। इसके ठीक सामने वाला कर्ण और सी के ठीक सामने वाला लंब हो गया। और आधार कहां होता है? जिस पर बैठा है ए उसको कहते हैं आसन भुजा, उसी को कहते हैं आधार। जिस पर बैठा है सी उसी को कहते हैं आसन भुजा, उसी को कहते हैं आधार। आप समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग सीखते हैं। मैं फिर से आपको दो फिगर लेता हूं और मैं आपको अब थोड़ा सा और अलग क्लियर करूंगा। यहां मैंने लिखा, यहां लिया मैंने, यहां लिया, दो फिगर मैंने लिया। अब ये है मेरा मान लीजिए ए, ये मेरा है मान लीजिए बी, ये मेरा मान लीजिए सी। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है। अब देखिए, मैं इस कोण में ए की चर्चा करूंगा और यहां मैं सी की चर्चा करूंगा। और मैं यहां लिखता हूं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। ठीक है। तो कोण ए के लिए हमको लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोण ए के लिए, यहां लिखेंगे लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, यहां लिख देते हैं। और कोण सी के लिए यहां भी लिखते हैं कोण सी के लिए, चाहे इसको इधर लिखते हैं। कोण सी के लिए तीन चीज लिखते हैं, लंब, आधार और कर्ण। आप लोग को मैं जितना भी पढ़ाया हूं उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। इससे अभी ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये फाइनल आपका हो रहा है, फाइनल है ये, इसको आपको याद रखना है हमेशा। थीटा की बात होगी या कोण ए की बात होगी या कोण सी की बात होगी, किसी की भी बातें होंगी, आपको इसी कंसेप्ट से चलना है। अब हमको बोल रहा है ए का लंब लिखने के लिए। मैं ठीक ए के सामने देखूंगा, मैं ठीक ए के सामने देखूंगा, क्या है बाबू रे? ये, इसको क्या कहते हैं? लंब। तो मैं ए का लंब मुझे पूछेगा तो मैं यहां लिखूंगा BC, क्योंकि ये ए का ठीक लंब मतलब क्या हुआ? सम्मुख भुजा। इसके ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये मेरा 90 डिग्री रहता है यहां पे। इसके ठीक सामने मैं देखूंगा, ये ठीक सामने मैं देखूंगा, इसके ठीक सामने जो ये होती है इसको मैं क्या कहता हूं? कर्ण। तो कर्ण मेरा हो जाएगा AC। अब मैं ये देखूंगा कि ए कहां बैठा हुआ है, ए बी पर बैठा है ना, इसको मैं कहूंगा आधार। क्या कहूंगा? आधार। यानी ए किस पर बैठा है? ए और बी पर बैठा है, क्योंकि कर्ण तो ऑलरेडी ए और सी पर बैठा हुआ है, लंब तो ऑलरेडी बी और सी पर बैठा है। यानी कर्ण यहां बैठा हुआ है, लंब यहां बैठा हुआ है, तो आधार कहां बैठा होगा? तो ए और बी पर। तो यानी इसका आधार क्या हो जाएगा? ए और बी। पहला चीज क्लियर हुआ? पहला चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप लोग। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं कि ए का लंब ठीक सामने,
ए का लंब ठीक सामने, बी के ठीक सामने यानी 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण हो गया, यानी ये ए का ये लंब हो गया, ये बी का मतलब ये ए का लंब हो गया, ए के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो जो बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम यहां भी हमको देखना है। अब यहां पे कौन सी के लिए, सी के ठीक सामने देखना है, सी के ठीक सामने। ठीक है, सी के ठीक सामने है सम्मुख भुजा, इसको यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। सी के लिए अगर पूछेगा तो ठीक सामने यानी सम्मुख भुजा, इसको लंब कहते हैं। तो इसमें लंब क्या होगा, ए बी। अब यहां भी है 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हमेशा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण में ए और सी है तो कर्ण में ए और सी हो गया। तो आपने देख लिया ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो अब जो भुजा बच गया जिस पर वो बैठा हुआ है सी, इसको क्या कहते हैं, आसन भुजा। क्या कहते हैं बाबू रे, आसन भुजा। अब इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार में इसका क्या हो जाएगा, BC। अब आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा बैक हो जाइए, 3 बार 4 बार चीजों को सुनिए, एक बार में आपको समझ जरूर चले आएगा। मेरा वादा है, देसी गुरुजी का वादा है। तो आपको इसी तरह से पहले इन दोनों फिगर को आपको समझ लेना है, कौन ए की बात और कौन सी की बात आपको समझ लेनी है। हमेशा याद रखना है, जब भी आपको किसी भी कोण का लंब पूछे, सामने देखना, एकदम सामने देखना है, वो लंब होगा। कौन ए की बात पूछे, सामने देखिएगा लंब होगा। कौन सी की बात होगी, उसके सामने देखिएगा लंब होगा। ठीक है, और जब भी कर्ण की बात हो तो सीधा बात कंसेप्ट है, 90 डिग्री के ठीक सामने देखना है, 90 डिग्री के ठीक सामने देखना है। 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। और जब भी आधार की बात हो जाए, आधार मतलब किसके गोदी में बैठा हुआ है, तो सी जिसके गोदी में बैठा है वही आधार हो जाएगा, ए जिसके गोदी में बैठा हुआ है वही उसका आधार हो जाएगा। तो ये हम लोग का भी लंब कर्ण आधार वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इससे हल्का आगे जाएंगे। आपने देखा कि त्रिकोणमिति में 6 संबंध होते हैं, 6 संबंध होते हैं। अब 6 जो संबंध है, 6 जो संबंध है, उनके 6 संबंध के बीच में एक अनुपात होता है, के बीच में एक अनुपात होता है। ठीक है, 6 संबंध के बीच में क्या होता है, तो एक अनुपात होता है। तो हम लोग को याद रखना है सिंपल सा, कि मान लीजिए एक अभी नॉर्मल रूप से ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज है, इसमें ये इसका लंब है, ये इसका आधार है। मान लीजिए अभी सिंपल रूप से मान लेते हैं, ये आधार है और ये इसका कर्ण है, यहां पे थीटा है, थीटा माने कोणों की मान। तो 6 संबंध हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद पढ़े हैं हम लोग टेन थीटा, उसके बाद पढ़े हम लोग सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा पढ़े हैं, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद पढ़े हैं सेक थीटा, इसके बाद पढ़े हैं कोसेक थीटा। ये 6 संबंध। तो इसका संबंध इस लंब कर्ण आधार के साथ क्या, इसका अनुपात क्या होता है, तो इस अनुपात को हम लोग को अभी पहले जानना है। ये अनुपात इसका हम लोग को जानना है, 6 संबंध के बीच अनुपात क्या होता है। तो 6 संबंध के बीच जो अनुपात होता है, साइन का अनुपात जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। अब मैं इसका ट्रिक भी आपको बता दूंगा, आसान है याद करना, लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद अब वो क्या करना है, इसी को टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब जैसे पिता और पुत्र, तो पुत्र और पिता, पिता और पुत्र तो पुत्र और पिता। तो ऐसे ही साइन का संबंध कोसेक से होता है, कोस का संबंध सेक से, और टेन का संबंध कॉट से। तो इसी को पलट देना है, यानी साइन को पलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब।
और सेक को पलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। और अगर कॉट को पलट देंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। थोड़ा आपको ये मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत इजी है। अब इसके लिए क्या करना है अगला चैप्टर में देखिए हम आपको बताते हैं। पहले इसको बाद में देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा नोट। अभी हम पहले आगे वाला में चलते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक ट्रिक आता है जो कि हर क्लास में आपको लिखा जाता है, लाल कक्का। और एक आता है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। अब ये 6 जो यहां पे हो गया, 6 हो गया, इसको जो है 6 हो गया। इसको रुकिए थोड़ा सा, हम 6 जो हो गया लाल लाल कक्का, ठीक है। अब आपको ऐसे करके याद रखना है इसको। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ठीक है, टेन थीटा का। ये होता है कोसेक का, ये होता है सेक का, ये होता है कॉट का। यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और इधर देखिए ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अब हमको ये 6 टोटल 6 संबंध दिया है और इनके बीच अनुपात की बात होगी। तो अब आराम से इससे लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा L/K यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, आराम से लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर पूछेगा आपसे, तो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। क्या लिख सकते हैं आप? इससे आधार बट्टा कर्ण। एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, लाल कक्का यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे करके आपको याद रखना है। अब उसके बाद टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए देख लीजिए L/A है यानी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इस ट्रिक से एकदम आसान हो जाएगा। अब इधर से देखिए, इधर से कोसेक सेक कोट से देखिए, तो आपको कोसेक का आपको निकालना हो या सेक का निकाले, कोट का निकालना हो, मान लो चलो कोट का, तो कोट का नीचे से लेना है आधार बट्टा लंब, नीचे से लेना है आधार बट्टा लंब। इस तीनों का ऊपर से लेना है, इस तीनों का पहले नीचे से लेना है। सेक थीटा का देखिए नीचे से लेना है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं बाबूजी? इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसके बाद सेक के बाद क्या है बाबूजी? कोसेक है। कोसेक अगर लेना है तो इसका क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है बाबूजी? कर्ण बट्टा लंब। अब इधर से देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो इसका हो जाएगा P/H साइन का, कॉस का हो जाएगा B/H, टेन का हो जाएगा P/B, कोसेक का हो जाएगा H/B, सेक का हो जाएगा H/B, कॉट का हो जाएगा B/P। यानी P माने परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस। तो इस तरीका से आप लोगों ने आज जो भी सीखा है उसमें आपको क्या क्या नोट्स कर लेना है अपने कॉपी में। देखिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो ये वाला पढ़े हैं आप, ये वाला कोण A के लिए और कोण C के लिए, ये जो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है लंब कर्ण वाला, इसको लिख लेना है आपको, निश्चित रूप से कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको मैं पढ़ाया हूं ये, इसके बाद मैंने आपको जो अभी ये वाला जो ट्रिक बताया है, ये लाल कक्का वाला, इसको आपको लिख लेना है। और ये 2 आप लिख लेना है, आपको निश्चित रूप से लिख लेना है, ठीक है। अब ये 2 आज क्लास में हम इतना करवा दिए। अब मैं अगले क्लास में आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगा और तब हम लोग चलेंगे फर्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक क्लास कंसेप्ट का पढ़ेंगे, फिर एक दिन कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक दिन हम लोग सवाल बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज, आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए विद्यार्थी तक शेयर कर दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।